एवरीवन, बच्चों मैं सीए पूजा केला आज जुड़ी हूँ आपके साथ एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके। बच्चों एज वी नो दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है दे कैरी 20 मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। सो ऑब्जेक्टिव टाइप आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हमारे फाइनल एग्जाम में, isn't it? देखिए बच्चों, आप अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हैं you will get entire 1 mark, right? So total 20 objectives आपने सही कर दिए तो 20 marks आपको मिल सकते हैं बच्चों। Out of 80 marks अगर 20 marks आपको मिल गए, so imagine that is going to do wonders for your final score. So please ensure that objective type में आप बहुत ज्यादा अच्छी से पढ़ाई करो, concentrate करिए, be very very cautious when you are answering in your board exam, and that is the reason मैं आपके साथ जुड़ी हूँ बच्चों, because I want you all to revise all the objective questions from all your chapters. आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों सारे complete the following sentences from all your chapters. So without any further delay, let's get started. देखिए फर्स्ट वन, documentation charges paid for purchasing a building is debited to dash account. अब हमने देखा है बच्चों till the asset is put to use, जो भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं हम कहाँ डेबिट करते हैं, चाहे आपने वेजेस पे किए हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा हो, फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी और फॉर सेटिंग अप दैट एसेट एंड फॉर पुटिंग इट टू यूज, राइट। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है फॉर परचेजिंग द बिल्डिंग, सो दैट विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो यहां आंसर हमारा आएगा बिल्डिंग। आई ऑल गेटिंग दिस? बिकॉज ये एसेट जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता है, जब तक ऐसे एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे फॉर एंश्योरिंग दैट दैट एसेट इज इन अ कंडीशन जहां हम उसे यूज कर पाए, तो डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है ना, उसके सिवा हम कैसे यूज करेंगे, एंड दैट इज व्हाई दैट विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ओके, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। क्लियर? अच्छा आगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, इजंट इट? ऑलराइट, आगे, रिसीवेबल इनकम इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इनकम रिसीवेबल है, फ्यूचर में जाके हमें मिलेगा, तो ये क्या है हमारे लिए? दिस बिकम्स आवर एसेट, तो इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Next, trademark, copyright, patents are examples of dash asset. Any asset which we can't touch and feel, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं intangible asset, right? और जिसे हम touch and feel कर सकते हैं वो सारे assets हो जाते हैं tangible assets, right? Balance sheet is a dash, but it is not a dash. अब balance sheet क्या है? हमने देखा हुआ है ये balance sheet is a स्टेटमेंट। देखिए बैलेंस शीट जब हम ड्रॉ करते हैं, याद करिए, क्या हम वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, तो यहां हम लिखेंगे इट इज नॉट एन अकाउंट। दैट इज द रीजन बच्चों ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम अकाउंट बोलते हैं, एंड लुक एट द फॉर्मेट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखते हैं, राइट, ऊपर। लेकिन बैलेंस शीट में हम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, हम एसेट्स लायबिलिटीज लिखते हैं लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, तो ये कौन सा रूल है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट का रूल, करेक्ट। The income which is due but not yet received, अभी तक जो हमें मिला नहीं है, हमने कमाया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे इनकम को हम क्या कहते हैं? याद करिए एक्रूअल वाले सारे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। ये हमने इनकम अभी मिला नहीं है, करेक्ट। आगे, स्टेटमेंट शोइंग लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। देखिए ये वापस क्या है? स्टेटमेंट है, एंड इट इज जस्ट ए लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसके नाम में ही है बैलेंस। दिस इज अ ट्रायल बैलेंस। बच्चों देखिए हमें गड़बड़ी नहीं करनी है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी पूरा 1 मार्क चला जाएगा, तो बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी से वी विल रीड द क्वेश्चन,
रीड इट ट्वाइस अगर आपको ठीक से नहीं समझा है तो, एंड देन अटेम्प्ट इट। ओके, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। आई हैव गिवन यू ऑल इन द टाइम मैनेजमेंट वाला लेक्चर दैट आपको 20 मिनट में ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, दैट इज 20 मार्क का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, then too it is all right बच्चों, given that you have to ensure and try and secure maximum marks in this first question, because यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी, सिली मिस्टेक कर दिया, तो पूरा 1 मार्क चला जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो कैरी हाई वेटेज, लेकिन वहां पे आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे गलत हो गया तो सीधा 0 हो जाएगा, है ना। एंड यू आर आंसरिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ऑलराइट, नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस, डेबिट है मतलब लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, इसीलिए इट विल बी नेट लॉस। ठीक है, आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ डैश फॉर द पार्टनर। देखिए, कैपिटल पे जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो हमने क्या किया, पार्टनर को बोला कि बाबा यू हैव गिवन अस कैपिटल, तो ये इंटरेस्ट ले लो, तो पार्टनर को तो मिल गया ना, तो पार्टनर के लिए क्या है, इट इज एन इनकम, तो यहां हम लिख देंगे इनकम फॉर द पार्टनर। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन अगर फर्म के लिए देखा जाए तो इट इज एन एक्सपेंस। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। क्या पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड कि फॉर द पार्टनर क्या है, सो दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड इनकम। लेकिन फॉर द फर्म होता तो हम कहते इट इज एन एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज डैश फॉर द फर्म। हमने कमाया जरूर है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, ये रिसीवेबल है, तो दिस विल बिकम एन एसेट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे होता है वो सब हमारा एसेट होता है, राइट। नेक्स्ट, सेल ऑफ स्क्रैप इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट। इनकम है ना, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L मत लिखना, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ डैश। अभी ये तो आप नींद में भी बोल सकते हो, क्या है, जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉपर लिखना है, बैलेंस शीट। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ डैश when it is given in the trial balance only। अब देखो यहाँ पे गूगली है, ट्रायल बैलेंस में जब आपके पास आरडीडी होता है बच्चों, याद करिए हमारा वो फॉर्मूला है, याद है आपको, बैड डेट्स आरडीडी वाला, एवरीथिंग, ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी, डू रिमेम्बर। तो वहां पे अगर ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आरडीडी दिखता है तो हम वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो ओल्ड आरडीडी होता है, कहाँ हम ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रांसफर कौन से साइड पे करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब उसकी एंट्री पास हो गई है, तो उसका सिंगल इफेक्ट आता है, और दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, हमारा जो वो फॉर्मूला था बच्चों, क्या था, आई एम राइटिंग इट अगेन फॉर यू ऑल। देखिए, बैड डेट्स मतलब दीज आर द बैड डेट्स दैट आर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ओल्ड बैड डेट्स। ओके, इसमें हम न्यू बैड डेट्स ऐड करेंगे जो हमें एडजस्टमेंट्स में दिए जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी जो हमें एडजस्टमेंट्स में दिया जाता है, राइट। ये हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बच्चों होता है आरडीडी विच इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जिसे हम कहते हैं ओल्ड आरडीडी, राइट। लेकिन हमें इसे एक जगह पे प्रेजेंट करना होता है, राइट। एक जगह पे बैड डेट्स, एक जगह पे आरडीडी, ऐसे नहीं दिखाना है। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, इसकी साइड हम चेंज कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे तो ये प्लस था ना ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन हमने साइड चेंज कर दी, इसीलिए यहाँ ये माइनस दिखता है। सो माइनस ओल्ड आरडीडी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज, करेक्ट। बट अगर हमें सिर्फ ऐसे पूछा जाता है दैट वो कहाँ दिखाते हैं, तो एक्चुअली इट हैज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो आगे। नाउ लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन बच्चों, एक्रूअल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स याद करिए।
अगर आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम इट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, आई एम रिपीटिंग, एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल बैलेंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों दैट इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा और कौन से साइड पे जाएगा। ऑल्सो अगर हमारे पास कोई भी एक्रूड इनकम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्रूड इंटरेस्ट है, दैट इज ऑल्सो अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ओके, एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस की बात कर रही हूं मैं, तो वापस सिंगल इफेक्ट जाएगा। तो अगेन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में बच्चों दैट उसका इफेक्ट कौन से साइड पे जाएगा और कौन से अकाउंट में जाएगा। दो चीजें मैंने आपको पूछी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, इफ दोज अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट ये कौन से साइड पे और कौन से अकाउंट में जाएंगे। ऑलराइट, आगे प्रोविडेंट फंड अमाउंट इज अ डैश फॉर द फर्म, जो प्रोविडेंट फंड है दिस बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज, सो हमारे फर्म के लिए क्या है, इट इज अ ऑब्लिगेशन, सो इट इज अ liability for the firm. Alright, next. An income and expenditure account and balance sheet are prepared as final account by a dash. They are prepared by whom? These are prepared by NPOs, right? तो यहाँ पे full form लिखेंगे आप, not for profit organizations. Okay? Dash is a major source of revenue income for NPOs. क्या है ये? हमारा सबसे important adjustment क्या होता है? Subscription. So we will write here subscription. Next, non-cash items are not recorded in, see, word is not recorded. कहाँ record नहीं होते हैं non-cash items, मतलब जो भी non-cash है, cash से related अगर वो नहीं है, तो वो कहाँ नहीं record होते हैं, वो कहाँ नहीं record होते हैं, receipts and payments में। सी ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, नॉन कैश आइटम्स, अच्छा कहाँ रिकॉर्ड होता है बताइए, नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं सारे इनकम एक्सपेंडिचर में, इजंट इट। अभी हमें पूछा गया कहाँ रिकॉर्ड नहीं होते, सी नॉट रिकॉर्डेड, सो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, करेक्ट। डैश कंसर्न्स हैव प्रॉफिट मोटिव, दिस इज ट्रेडिंग कंसर्न्स। नेक्स्ट, in a trading concern dash is prepared to know the financial position of the business, क्या बनाते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट्स, अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट याद करिए, जब रिसीट साइड ज्यादा होती है पेमेंट से हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं देयर इज अ कैश बैलेंस, राइट। यहाँ पे गलती से सरप्लस मत लिख देना, दिस इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। ऑलराइट, आगे लेगेसी इज रिसीव्ड बाय एनपीओ ऑन अ डैश बेसिस, लेगेसी कब मिलती है हमें, ऑन अ परमानेंट बेसिस। नेक्स्ट, इनकम्स व्हिच आर टू बी कैपिटलाइज्ड आर टू बी एडेड टू, अब याद करिए हमारा फॉर्मेट, हमारा जो भी कैपिटलाइज होते हैं इनकम हम वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट। तो कौन से अकाउंट में ऐड करते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में, तो यहां आंसर आएगा कैपिटल फंड। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर is to be dash from subscription account. Now be very very attentive. Received in advance in the current year, मतलब मुझे अभी मिला है लेकिन ये एडवांस में मिला है, इसका मतलब कौन से साल को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, और वो मुझे अभी मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में वो दिखाऊंगी, नहीं, बिकॉज ये इस साल को बिलोंग नहीं करता है, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, बिकॉज ये ऑलरेडी दिख रहा है मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगी इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। आई एम गेटिंग दिस नाउ। देखिए बच्चों, रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर, नाउ फॉर एग्जांपल द करंट ईयर इज 24-25, ओके, आपको यहाँ पे दिया गया है यू हैव रिसीव्ड 1200, लेकिन आउट ऑफ दिस 25-26 के लिए 200 इज द सब्सक्रिप्शन दैट यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला है, तो इस साल कितना है 1200 माइनस 200, आपने क्या किया यहाँ पे, माइनस किया, बस यही आपने यहाँ पे लिखा है, राइट। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर इज टू बी डैश टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। नाउ लेट अस
assume that पिछले साल में in the year 23-24 आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था say 100 rupees. This was the advance that you received. Okay, advance received in the last year. लास्ट ईयर में आपको अगर एडवांस मिला था, मतलब वो कौन से साल को बिलोंग करता है? इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू 24-25, इस साल का सब्सक्रिप्शन है। तो जब हम इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इस अमाउंट को क्या करेंगे? इसे हम ऐड करेंगे। तो बस यही हमें लिखना है, हम पहले लिखेंगे एडेड टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ओके, बस आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस तरह से एक रफ में आप खुद के लिए एक प्रॉब्लम बना लीजिए सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट कैसे करना है। इज दिस क्लियर बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। अगर आपने अभी भी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पे वन शॉट लेक्चर बनाया है सारे सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चंस का। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर बच्चों। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इस पे सवाल पूछा ही जाता है एनपीओज में, राइट? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करना ही है। सो एंश्योर दैट सब्सक्रिप्शन में आप बहुत ही अच्छी से सॉल्व कर पाए। ओके, लॉकर्स रेंट इज डैश फॉर एनपीओ। अभी जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होते हैं, याद करिए हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर है वहां पे लॉकर्स रेंट कहां दिखता है? दैट इज एन इनकम, राइट? तो यहां हम लिखेंगे इट इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर द एनपीओज। मेंबरशिप फीस, लेगेसी, surplus etc. are to be dashed to the capital fund. याद करिए, they are to be added. Next, all revenue incomes and revenue expenses are to be recorded in dash. Revenue है तो कहां जाते हैं? Income and expenditure account. Full form लिखना है, short form नहीं, right? On retirement of a partner, partnership deed is dash changed. मतलब क्या ये change होती है? नहीं, तो यहां हम लिखेंगे it is not changed. Next, a retiring partner is dashed to get his share in general reserve and accumulated profit. अभी जो retiring partner है उसे हम ये share transfer करते हैं, right? मतलब he is entitled to get the shares. Next, a dash balance of revaluation means loss. Loss है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस आता है? Debit balance, यहां पे लिख देंगे। Next, goodwill account is dash in the books of the firm when goodwill is written off. हम write off करते हैं। goodwill is an asset, right? अगर asset का होता है डेबिट बैलेंस, उसे अगर हम write off कर रहे हैं मतलब नील करना है तो ऑपोजिट करेंगे, राइट? मतलब उसे हम क्रेडिट करते हैं। आगे, revaluation of assets and liabilities is recorded in dash account. It is recorded in revaluation account. आगे, amount due to a partner on his retirement is transferred to dash account. Now be attentive. Retirement में हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो यहां आंसर आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्लीज बी अटेंटिव। यहां पे अगर आपको पूछा जाता अमाउंट ड्यू टू पार्टनर ऑन हिज डेथ तो कहां आता? लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। लेकिन दिस इज रिटायरमेंट। ये देखो, ये सिली मिस्टेक भी हो जाता है बच्चों। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे, एन अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ एट अ टाइम इज नोन एज डैश मेथड। एक साथ आपने अगर पे कर दिया, इसे हम कहते हैं बच्चों लंप सम मेथड। एक साथ पे कर दिया, ठीक है? आगे, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखिए ये हमने कैलकुलेशन देखा हुआ है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज अ सरप्लस कैपिटल। आगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन मींस डैश ऑन रीवैल्यूएशन। ज्यादा है मतलब दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, आगे, credit balance of profit and loss suspense account is shown in the balance sheet on the dash side. Suspense account का बैलेंस है तो बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? It will be shown on the liabilities side. Clear? Deceased partners executors account is shown on the dash side of the balance sheet. कहां पे दिखाते हैं ये executor का account? It is an obligation, so on the liabilities side. On death of a partner, a ratio in which
the continuing partners get more share of profits in the future is known as dash. ज्यादा मिल रहा है ना, ज्यादा है मतलब क्या है ये? गेन रेशो, राइट? आगे, deceased partners share of profit up to the death of the partner is shown on the dash side of the balance sheet. शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, राइट? और ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड, तो यहां आ जाएगा एसेट. नेक्स्ट, बेनिफिट रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस डैश, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड इट इज रिटन ऑफ, डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. अभी हमने देखा गुडविल क्या है? एसेट है, तो इसे डेबिट बैलेंस होता है. अभी हमें राइट ऑफ करना है, मतलब हम गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट, एन अमाउंट ड्यू टू अ डिजीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट. कहां ट्रांसफर करते हैं डिजीज्ड पार्टनर का हम? अब ये डिजीज्ड पार्टनर है, ऊपर हमें रिटायर्ड पार्टनर का पूछा गया था. डिजीज्ड पार्टनर का लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. ओके, लीगल executors loan account. All right, death of a partner is like a dash, it is like a compulsory retirement. Next, usually assets and liabilities are revalued on the dash of a partner. So यहाँ पे बच्चों ये death से related है, इसलिए हम यहाँ पे death लिख रहे हैं, but obviously for admission as well as retirement हम यहाँ पे revaluation करते हैं. Realization account is dash on realization of asset. अभी जो asset है वो बेच के हमें पैसा मिलेगा, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. मतलब क्या क्या हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, सो यहां लिखेंगे इट इज क्रेडिटेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट. देखिए बच्चों, हमने हड़बड़ी में तुरंत लिखा नहीं डेबिट या क्रेडिट. जस्ट पास दैट एंट्री इन योर माइंड एंड सी वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली, है ना? बिकॉज 1 मार्क का सवाल है बच्चों एंड टोटलिटी में 20 मार्क्स है, सो हड़बड़ी करके सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश मींस वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन. नेक्स्ट, the partner who is unable to pay liabilities is known as insolvent partner, right? Next, on dissolution dash account is closed automatically. कौन सा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता? लास्ट वाला कैश और बैंक अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है अगर हमने सब सही किया है तो, है ना? नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट. अभी बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा लाइबिलिटी है बच्चों, हम ट्रांसफर कहां करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे जहां सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट. A person to whom or as per his order amount of bill is payable, क्या बोलते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं पेई, राइट? ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. ऑलराइट, नेक्स्ट, इनलैंड बिल इज ड्रॉन एंड पेएबल इन द सेम कंट्री. एक ही कंट्री में जब होता है तो हम उसे इनलैंड बिल कहते हैं. डिस्काउंटिंग मींस एनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर डैश. हम एनकैश करते हैं ना, हम बैंक के पास जाते हैं और हमें कहते हैं जल्दी से दे दो हमें पैसा, मतलब हम क्यों कर रहे हैं? ये ड्यू डेट तक हम रुक नहीं सकते, सो बिफोर इट्स ड्यू डेट, राइट? नेक्स्ट, डैश कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल. किसके पास होता है बिल? कौन ट्रांसफर करता है अलग अलग जगह पे? द ड्रॉवर. नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर पेएबल टू द नोटरी पब्लिक ऑन डैश ऑफ अ बिल. क्या होता है इसलिए हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं? डिसऑनर ऑफ अ बिल, सो यहां लिख देंगे डिसऑनर. ऑलराइट, आगे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डैश, इट इज अ negotiable instrument. Next, if a discounted bill is honored, the dash does not record this transaction. Now just pause. A discounted bill मतलब हमारे पास अगर हम ड्रॉवर है, हमारे पास बिल आता है, उसके बाद हम वो बिल लेके जाते हैं बैंक के पास, तो हमारे बुक्स में क्या एंट्री हो जाती है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, राइट, हमारे बुक से बिल चला गया. नाउ जस्ट इमेजिन ऑल दीज एंट्रीज, ओके, हमारे बुक से चला गया बिल. अब ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर हो गया, तो ट्रांजैक्शन किसके बीच होगा? बैंक के पास बिल है, सो बैंक एंड ड्रॉई के बीच में ट्रांजैक्शन होगा. ठीक है, तो क्या ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी? नहीं, ऑनर की एंट्री नहीं आती है. ऑनर हुआ तो बैंक को पैसा मिलेगा, ड्रॉई देगा, तो दोनों के बुक्स में एंट्री आएगी, लेकिन ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. तो यहां आंसर होगा हमारा ड्रॉवर. I hope this is very very clear. Just imagine what has happened. Okay. Next, days of grace are not allowed in the case of a dash. If it is a demand bill, तो days of grace नहीं allow होता है, या फिर it is an at sight bill. Okay. Next, noting charges should be borne by dash. Now always remember, payment चाहे कोई भी करे, at the end recovery हमेशा किसके साथ पास से होगी हमेशा ड्रॉई से, बिकॉज उसकी गलती की वजह से ये डिसऑनर होता है बिल. ड्रॉई विल ऑलवेज बेयर द नोटिंग चार्जेस. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू डैश. क्या है हमारा फॉर्मूला, याद करिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, तो दिस विल बी नेट सेल्स. ओके, नेक्स्ट, जनरली करंट रेशियो शुड बी डैश. अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो जनरली एसेट्स शुड बी डबल दोज ऑफ करंट लाइबिलिटीज, सो 2:1. जिस किसी ने ये वाला चैप्टर ऑप्शन के लिए रखा है, प्लीज अभी भी वक्त है, गो थ्रू दीज लेक्चर्स. ये चैप्टर बहुत ही इजी है बच्चों. अगर आपको इस चैप्टर से बहुत सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाएगा, डू अटेम्प्ट इट. ओके, मैंने सिंपल लैंग्वेज में सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. देयर आर अ फ्यू फॉर्मेट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज इट. Do go through this chapter. Okay, it is one of the easiest chapters यहाँ पे. Alright, आगे. The short-term deposits are dash. Term के लिए होते हैं, those are cash equivalents. Next, cash proceeds from issue of debentures is a dash activity. अभी cash flow statement याद करिए. Operating, financing and investing. डिबेंचर्स क्या है? एक प्रकार का लोन है, राइट? तो जो पैसा हमें मिलता है उसे हम कहेंगे इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, आइडियली लिक्विड रेशियो शुड बी डैश, या क्विक रेशियो जिसे हम कहते हैं. सो दिस इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज, सो दिस इज 1:1, इक्वल होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश रेशियो मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, प्रोडक्शन मतलब सारा फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, तो दिस इज मेजर्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. करेक्ट, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस कम करके, राइट. नेक्स्ट, डैश स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स. हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग पीरियड के प्रॉफिटेबिलिटी को, तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. बच्चों आपको नाम बड़ा लग रहा है, बट बिलीव मी बहुत ही सिंपल है इसका प्रेजेंटेशन. बहुत कम समय में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बच्चों. डू गो थ्रू दीज लेक्चर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट, करंट रेशियो इज डैश अपॉन करंट लाइबिलिटीज. दिस इज करंट एसेट्स. सीए नहीं लिखना है आपको, प्रॉपर पूरा लिखना है. नेक्स्ट, डैश रेशियो शोज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे समझेगा? ऑपरेटिंग रेशियो से. द डैश की इज यूज्ड टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. अभी अगर आपने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, गो थ्रू दिस चैप्टर बच्चों. हार्डली कुछ पेजेस है, बट यहां से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो डैश की इज यूज्ड टू सेव और एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन. ये टैली की बात चल रही है, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कंट्रोल प्लस ए की. ओके, डैश सॉफ्टवेयर आर यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल फर्म और बिजनेस. यहाँ पे हमारा आंसर है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर. छोटे छोटे अगर इंडस्ट्रीज है तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर उनके लिए आसान हो जाते हैं. डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड इन डैश. दे आर मेंटेन्ड इन बैंक बुक. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेमो पर्पस विद ऑल मेजर फैसिलिटीज इज नोन एज डेमो सॉफ्टवेयर. Next, dash is the set of programs that direct the computer to perform the desired task.
आंसर है सॉफ्टवेयर. And lastly, Dash software is fully functional software without any restriction. This is a legal software. I hope बच्चों यहाँ तक आपके सारे objectives बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं. If you appreciate the efforts that I am taking in, do hit the like button and do share with maximum students as possible. Let everybody get the benefit of these lectures. मिलती हूँ आपको next lecture में. Till then, study hard. All the best.